हाय गाइस गाइस इस बार वीडियो में बहुत लेट हो गया। इस बार मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं थोड़ा बिजी थी, इसलिए वीडियो बना नहीं पाई। इसके लिए सॉरी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अब फंडामेंटल राइट्स के साथ। गाइस मेरी लास्ट वीडियो में हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा था। फंडामेंटल राइट्स का एक पार्ट पढ़ लिया था, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 22 तक। ओके गाइस, अब चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक था फंडामेंटल राइट्स। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स का सेकंड पार्ट, आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 35 तक। हाँ तो दोस्तों, आर्टिकल 23 क्या बात करता है? दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 23 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक एंड ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, यानी कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। अब इसको हम आसान भाषा में समझते हैं। आर्टिकल 23 कहता है कि किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता और न ही किसी को बेचा या खरीदा जा सकता है। इसकी मुख्य 3 बातें हैं। पहली बात है मानव तस्करी, यानी कि किसी भी इंसान को खरीदना, बेचना या जबरन कहीं ले जाकर काम करवाना अपराध है, जैसे बच्चों या महिलाओं को जबरन काम कराने पर लगाना। इसका दूसरा पॉइंट है बेगार प्रथा मना है। बेगार का मतलब है बिना पैसे दिए जबरदस्ती काम कराना, यह पूरी तरह गैर कानूनी है। इसका तीसरा पॉइंट है जबरन मजदूरी मना है। किसी को डर, दबाव या मजदूरी में काम करवाना अपराध है। इसके लिए सजा का प्रावधान क्या है देखते हैं। अगर कोई नियमों को तोड़ता है तो उसे कानून के अनुसार सजा मिल सकती है। सरल शब्दों में अगर बोलूं तो आर्टिकल 23 ये कहता है कि किसी भी इंसान से जबरदस्ती या बिना पैसे दिए काम नहीं कराया जा सकता और न ही इंसानों की खरीद फरोख्त हो सकती है। हाँ तो दोस्तों, अब देखते हैं आर्टिकल 24 क्या कहता है। आर्टिकल 24 बात करता है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अब इसे अगर मैं अपनी भाषा में समझाऊं तो आर्टिकल 24 ये कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से खतरनाक काम नहीं करवाया जा सकता, यानी बच्चों को ऐसे कामों में लगाना मना है जहां उनकी जान या सेहत को खतरा हो। अब वह काम कौन से हो सकते हैं, आइए इनको समझते हैं। बच्चों को इन जगहों पर काम कराना अपराध है, जैसे कारखानों में, खदानों में, आग, मशीन या रसायन वाले कामों में। इसके लिए सजा का प्रावधान क्या है? अगर कोई बच्चे से ऐसे खतरनाक काम करवाता है तो उसे कानून के अनुसार सजा दी जाएगी। सरल शब्दों में अगर मैं ये कहूँ तो आर्टिकल 24 ये कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक जगहों पर काम कराने से बचाया जाएगा ताकि वे पढ़ सकें और सुरक्षित रहें। गाइस, आर्टिकल 25 क्या कहता है अब देखते हैं। देखो, आर्टिकल 25 बात करता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण, प्रचार करने की स्वतंत्रता। यानी इजी लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो आर्टिकल 25 ये कहता है कि हर व्यक्ति को अपने मनपसंद धर्म को मानने, अपनाने, उसका पालन करने की पूरी आज़ादी है। कोई भी इंसान किसी भी धर्म को मान सकता है, अपने धर्म के अनुसार पूजा कर सकता है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार सब कर सकता है। लेकिन ये आज़ादी पूरी तरह बिना सीमा की नहीं है। ये स्वतंत्रता इन बातों के अधीन है कि सार्वजनिक शांति, नैतिकता, स्वास्थ्य, यानी कोई भी धर्म के नाम पर गलत या नुकसानदायक काम नहीं कर सकता। यानी धर्म को मानने के नाम पर कोई भी सामाजिक गलत गतिविधि नहीं करेगा। इस चीज का प्रतिषेध किया गया है। सरल शब्दों में मैं अगर कहूँ तो आर्टिकल 25 ये कहता है कि हर नागरिकों को धर्म को मानने, अपनाने और उसका पालन करने की आज़ादी है, लेकिन समाज की शांति एवं नियमों का पालन करना जरूरी है। गाइस, अब चलते हैं आर्टिकल 26 की तरफ। दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 क्या बात करता है? अनुच्छेद 26 बात करता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। यानी अगर इसको आसान भाषा में समझाऊं तो आर्टिकल 26 धार्मिक संस्थाओं को अपने काम खुद संभालने का अधिकार देता है। इसका मतलब ये है कि हर धर्म को ये अधिकार है कि वह अपना धार्मिक संस्थान बनाने का अधिकार है। हर धर्म अपने मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा आदि बना सकता है। धार्मिक काम अपने तरीके से करने का अधिकार, वे पूजा पाठ और धार्मिक नियत खुद तय कर सकते हैं। इसका तीसरा पॉइंट है अपनी संपत्ति रखने और चलाने का अधिकार। धार्मिक संस्थाएं अपनी जमीन, भवन एवं धन को रख सकती है, उसका सही उपयोग कर सकती है। इसका फोर्थ पॉइंट है कानून के अनुसार प्रबंधन करने का अधिकार। धार्मिक संस्थाओं को सरकार के कानूनों का पालन करना होगा, लेकिन उन्हें उनके धार्मिक मामलों में सरकार दखल नहीं दे सकती। इसको समझते हैं हम एक एग्जाम्पल से। मंदिर ट्रस्ट अपने मंदिर का प्रबंधन खुद कर सकता है। मस्जिद समिति अपने धार्मिक कार्य खुद तय कर सकती है। सरकार उनके पूजा पाठ में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी। दोस्तों, अगर एक लाइन में मैं कहूँ तो आर्टिकल 26 हर धर्म को अपने धार्मिक संस्थान बनाने और उन्हें चलाने की आज़ादी देता है। अब आते हैं आर्टिकल 27 पे। आर्टिकल 27 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति से टैक्स लेकर उसे किसी एक धर्म के प्रचार या पालन के लिए खर्च नहीं किया जा सकता।
इसे इजी लैंग्वेज में समझते हैं कि सरकार किसी नागरिक से टेक्स्ट लेकर उसे किसी खास धर्म जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि के प्रचार में इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसका मतलब क्या है कि सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए लोगों का पैसा नहीं लगाएगी, बल्कि सरकार सभी धर्मों से बराबर दूरी बनाए रखेगी, धर्मनिरपेक्षता का व्यवहार करेगी। एग्जाम्पल, सरकार टैक्स का पैसा मंदिर, मस्जिद या चर्च के प्रचार के लिए नहीं दे सकती। अगर सरकार किसी धर्म विशेष की पूजा पद्धति को बढ़ावा दे तो वह आर्टिकल 27 का उल्लंघन होगा। ओवरऑल टैक्स का पैसा किसी धर्म के प्रचार में नहीं लगेगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 28 की। आर्टिकल 28 किससे जुड़ा है? आर्टिकल 28 शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा से जुड़ा है। इसमें ये कहा गया है कि सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जो स्कूल सरकार द्वारा चलाए जाते हैं वहाँ किसी धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। यानी कि स्कूल में धर्म से संबंधित शिक्षा देना कानूनी अपराध है, क्योंकि स्कूल इंसान का सबसे बड़ा मंदिर होता है। उसमें अगर धर्म के प्रति शिक्षा दी जाएगी कि ये धर्म अच्छा है, ये धर्म बुरा है, तो ये सही नहीं होगा लोगों के लिए। इसलिए किसी भी स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सरकार से मदद पाने वाले स्कूल में भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे स्कूल जो सरकार से पैसा लेते हैं वहाँ भी धर्म की पढ़ाई नहीं कराई जाएगी। लेकिन इसका एक पॉइंट ये कहता है कि निजी धार्मिक संस्थानों में अनुमति है, क्योंकि अगर कोई स्कूल किसी धार्मिक संस्था द्वारा चलाया जा रहा है जैसे मदरसा, गुरुकुल, तो वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, क्योंकि वो निजी है, सार्वजनिक नहीं है। इसका फोर्थ पॉइंट ये बात करता है किसी छात्र को जबरदस्ती धार्मिक कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जा सकता। बिना छात्र या उसके माता पिता की अनुमति के उसे प्रार्थना या धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सरकारी स्कूल में गीता, कुरान या बाइबल की पढ़ाई अनिवार्य नहीं होगी। मदरसा या गुरुकुल में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। किसी छात्र को जबरदस्ती पूजा या नमाज में शामिल नहीं किया जा सकता। अगर मैं एक लाइन में बात करूं तो आर्टिकल 28 ये कहता है कि सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं और किसी को धर्म मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो गाइस, आर्टिकल 29 क्या कहता है वो भी जान लेते हैं। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों की भाषा, संस्कृति और परंपरा की रक्षा से जुड़ा है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें यह बताया गया है कि हर वर्ग को अपनी भाषा और संस्कृति बचाने का अधिकार है। भारत में रहने वाले किसी भी समूह को अपनी अलग भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। शिक्षा संस्थानों में भेदभाव नहीं होगा। किसी भी नागरिक को केवल धर्म, जाति, भाषा या संस्कृति के आधार पर सरकारी या सरकार से सहायता प्राप्त स्कूल, कॉलेज में प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई समुदाय अपनी भाषा में किताबें पढ़ा सकता है। कोई छात्र सिर्फ धर्म या जाति की वजह से स्कूल में एडमिशन से मना नहीं किया जा सकता। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो अब आर्टिकल 29 ये कहता है कि अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षा का अधिकार प्लस शिक्षा में भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो गाइस, अब बात करते हैं आर्टिकल 30 की। आर्टिकल 30 क्या बोलता है? आर्टिकल 30 बताता है कि अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षा संस्थान बनाने और चलाने का अधिकार देता है। इसमें बताया गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय अपने स्कूल और कॉलेज बना सकते हैं। धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक जैसे मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन आदि अपने स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं। वे अपने संस्थानों का प्रबंधन खुद कर सकते हैं। सरकार उनके संस्थानों के कामकाज में बेवजह हस्तक्षेप नहीं करेगी। सरकार सहायता देने में भेदभाव नहीं करेगी। अगर किसी स्कूल को सहायता फंड देती है तो अल्पसंख्यक संस्थानों से भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एक ईसाई समुदाय अपना स्कूल चला सकता है। मुस्लिम समुदाय मदरसा या कॉलेज बना सकता है। सरकार उन्हें केवल अल्पसंख्यक होने के कारण सहायता से वंचित नहीं कर सकती। तो आर्टिकल 30 बात करता है कि अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षा संस्थान बनाने और चलाने का अधिकार है। अब देखते हैं आर्टिकल 31 क्या कहता है। आर्टिकल 31 जुड़ा था राइट टू प्रॉपर्टी से, लेकिन अब इसको रिपील कर दिया गया है, यानी कि समाप्त कर दिया गया है। देखते हैं आर्टिकल 31 में पहले क्या था। आर्टिकल 31 में पहले था कि किसी भी व्यक्ति की संपत्ति सरकार बिना कारण नहीं छीन सकती। अगर सरकार संपत्ति लेती है तो उसे मुआवजा देना होगा। ये एक मौलिक अधिकार था। अब क्या स्थिति है? 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 31 को हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा, अब संपत्ति का अधिकार है आर्टिकल 300A कानूनी अधिकार, जिसका मतलब है सरकार कानून के अनुसार ही किसी की संपत्ति ले सकती है। आसान शब्दों में अगर कहें तो संपत्ति रखना मौलिक अधिकार था और संपत्ति रखना कानूनी अधिकार है, फंडामेंटल राइट नहीं है। यानी आर्टिकल 31 अब लागू नहीं है, इसे हटा दिया गया और संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300A में है। गाइस, अब जानते हैं आर्टिकल 32 के बारे में। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है, यानी कि हेड एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
ये नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। इसमें क्या कहा गया है, अगर किसी का मौलिक अधिकार छीना जाए तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता आदि। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। रिट यानी आदेश। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है: हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्सरी एंड को वारंटो। हेबियस कॉर्पस में क्या है कि व्यक्ति को अदालत में पेश करो। मैंडामस में क्या है, अपने कर्तव्य निभाओ। प्रोहिबिशन मतलब गलत काम रोकने का आदेश। सर्सरी मतलब गलत फैसला रद्द करना। को वारंटो यानी बताओ तुम इस पद पर क्यों हो। आर्टिकल 32 खुद एक मौलिक अधिकार है। अगर साधारण भाषा में मैं कहूँ तो अगर पुलिस किसी को गलत तरीके से जेल में रख ले तो वह व्यक्ति आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। दोस्तों, अगर एक लाइन में बात करें तो आर्टिकल 32 मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। अब देखते हैं आर्टिकल 33 के बारे में। आर्टिकल 33 सरकार को यह अधिकार देता है कि वह सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस के कर्मचारियों के कुछ मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें यह बताया गया है कि सरकार कानून बनाकर इन बलों के अधिकारों पर कुछ रोक लगा सकती है ताकि देश की सुरक्षा बनी रहे, अनुशासन बना रहे और कर्तव्य ठीक से निभाया जा सके। ये नियम इन पर लागू होता है: सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस और खुफिया एजेंसियां। इसके कुछ आसान उदाहरण देखते हैं। एक सैनिक हड़ताल नहीं कर सकता। पुलिस अधिकारी राजनीतिक रैली में हिस्सा नहीं ले सकता। वे पूरी तरह भाषण में आंदोलन की आज़ादी नहीं रख सकते। यानी आर्टिकल 33 कुल मिलाकर ये बात करता है कि सेना और पुलिस के मौलिक अधिकार देश की सुरक्षा के लिए सीमित किए जा सकते हैं। अगर देश की जान खतरे में है, देश को कोई खतरा है, तो इनके अधिकार भी, सेना और पुलिस के मौलिक अधिकार भी देश की सुरक्षा के लिए सीमित किए जा सकते हैं। ये बात करता है आर्टिकल 33। देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। तो गाइज, अब जानते हैं आर्टिकल 34 के बारे में कि आर्टिकल 34 क्या कहता है। आर्टिकल 34 तब लागू होता है जब किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लगाया गया हो। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि जब किसी इलाके में मार्शल लॉ लागू होता है तो संसद कानून बनाकर यह तय कर सकती है कि सेना या सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षा दी जा सकती है। अगर उन्होंने मार्शल लॉ के दौरान कोई काम किया है तो उन्हें सजा से बचाया जा सकता है। पहले किए गए कार्यों को वैध माना जा सकता है। जो काम मार्शल लॉ के समय किए गए उन्हें बाद में गलत नहीं ठहराया जाएगा यदि संसद ऐसा कानून बनाए। साधारण उदाहरण की बात करूं तो अगर किसी दंगे या युद्ध जैसी स्थिति में सेना ने कड़ा कदम उठाया तो संसद कानून बनाकर उन्हें कानूनी सुरक्षा दे सकती है। ओवरऑल आर्टिकल 34 मार्शल लॉ के समय किए गए कार्यों को संसद कानून बनाकर वैध ठहरा सकती है। अब बात करते हैं लास्ट आर्टिकल 35 की। आर्टिकल 35 क्या करता है? आर्टिकल 35 संसद को यह विशेष अधिकार देता है कि वह मौलिक अधिकारों से जुड़े कुछ विषयों पर कानून बनाए। इसमें क्या बताया गया है दोस्तों? इसमें ये बताया गया है कि सिर्फ संसद ही कानून बना सकती है। जैसे आर्टिकल 16(3) सरकारी नौकरी में निवास से जुड़ा कानून। यह संसद तय करेगी कि किस राज्य के लोग किस सरकारी नौकरी के लिए पात्र होंगे। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बनाना, जैसे अस्पृश्यता समाप्त करने का कानून, मानव तस्करी रोकने का कानून, बाल मजदूरी रोकने का कानून। इन मामलों में राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती, केवल संसद बना सकती है कानून। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो छुआछूत हटाने का कानून संसद के द्वारा बनाया गया। अनटचबिलिटी जिसको बोलते हैं वो हटाने का कानून संसद ने बनाया। मानव तस्करी रोकने का कानून संसद बना सकती है। यानी आर्टिकल 35 मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को है। गाइज, ये थे हमारे आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 35 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है, जिसका आधा वीडियो हमने पहले देख लिया था। एक पार्ट पहले कवर कर लिया था और आज हमने दूसरा पार्ट भी कवर कर लिया है। पहले हमने पढ़ा था आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 22 तक। आज हमने पढ़ा आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 35 तक। तो यहाँ हमारे फंडामेंटल राइट्स खत्म होते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको आगे भी ऐसी जानकारी मिलती रहे। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी इंस्पिरेशन मिलेगा अच्छी अच्छी वीडियोस डालने के लिए। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे साथ हमेशा बने रहिए। लर्न विद भारती। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।